धन्यवाद। काइंडली अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी। अभी हमने संगमा साहब का शानदार संबोधन सुना। मुझे लगता है कि उससे बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली होंगी। आज जब मैं इस 14वें भारतीय छात्र संसद में आया हूं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा कि जब ये पहली बार भारतीय छात्र संसद हुआ था, तब उसका हिस्सा मैं भी बना था। जब ये कल्पना आई थी कि ये छात्र संसद होनी चाहिए, और तब मैं भारत की संसद के चैनल का प्रमुख था। हम लोगों ने अपनी कैमरा टीम यहाँ भेजी थी और 3 दिन तक हमने लगातार उसका सीधा प्रसारण किया था। सो ये मेरे लिए एक बहुत भावुक, इमोशनल वक्त है, जबकि मैं उस दिन को याद करता हूँ और आज आप सबको देख रहा हूँ। इसके पीछे श्रद्धेय विश्वनाथ कराड जी, भाई राहुल कराड जी और आदरणीय चिटनीस जी जैसे शानदार लीडरशिप के लिए मैं समझता हूं कि आप लोग एक बार तालियां मेरी तरफ से। एक और भी कारण है जो मुझे इस इंस्टीट्यूट से बहुत इमोशनली जोड़ता है, वो ये कि इसी कैंपस से, कोथरूड कैंपस से मेरे बेटे ने भी बीटेक में किया है और आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुका है। लंबा समय नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट का जो समय दिया गया है उसमें अपनी बात पूरी कर लूँ। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन एक अच्छी खबर मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत अब ग्लोबल लीडर बनने की कतार में है या बनने जा रहा है। कुछ साल पहले या 2 साल पहले वो कहते थे कि भारत में कोई स्कोप नहीं है, और भारत से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबरें हमें मिल रही हैं। ऑल्दो हम लोग जो भारत के लोग हैं अभी भी बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यूज़र्स हैं, आप सब जानते होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम 3 गुना यूज़र्स अपने बढ़ा चुके हैं। और इसीलिए हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बीते दिनों कहा था कि शायद 1 साल के भीतर हम लोग अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे जैसा कि चैट जीपीटी और डीपसीक प्लेटफॉर्म हैं। और चूंकि एक महंगा और नया प्रयोग होगा, इसलिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 40% सब्सिडी देने का तय किया है। बड़ी खबर है, क्योंकि जो खर्च आता है आमतौर पर 1 घंटे का 261 रुपया आता है, सब्सिडी के बाद ये 100 रुपये रह जाएगा। इसके समर्थन में एक बात और कहता हूँ कि अमेरिका का एक जो बड़ा उद्योगपति है मार्क एंडरसन, वो ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगा, और जो हमारी बहुत सारी जो दुनिया है, बड़ी आबादी,
जिन प्रॉब्लम्स से को उसका सामना कर रही है उसे दूर कर देगा, जैसे कि गरीबी, जैसे कि भूखमरी, जैसे कि पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और भी जो तमाम समस्याएं हैं। अच्छी बात है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सच्चाई वो भी है जो मैंने अभी बताई, और सच्चाई वो भी है जो मैं ये बात कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में साल डेढ़ साल पहले आप लोग अगर पढ़ते हैं रहे हों खबरें, तो आप जानते होंगे कि चीन, अमेरिका, इंग्लैंड और 30 अन्य यूरोपीय देशों ने एक ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, एक चार्टर डिक्लेयर किया था। और उस चार्टर में क्या कहा जा रहा था वो मैं आपको उसकी 2 लाइन बताता हूं। उन्होंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे संसार में एक विनाशकारी क्षति पैदा करेगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। ये इंसानों को इंसानों के खिलाफ भड़का सकता है, ये प्रतिद्वंदी द्वेषों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ अब तक के सर्वाधिक विनाशकारी हथियार पैदा करेगी, और इसकी एक छोटी सी चिंगारी सारे संसार को एक विस्फोटक स्थिति में ला देगी, ऐसा ये घोषणा पत्र कहता है। तो उसका आधार है कि हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, हमने यानी एक इंसान ने, तो जाहिर है हमने अपने लिए बनाया था और हम उसको संचालित करने वाले थे। लेकिन अब एक तकनीक की उस स्टेज में हम धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं जहां हमारे लिए ये चेतावनी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमको डायरेक्ट करेगा, हमको संचालित करेगा। और चूंकि वो कहता है, घोषणा पत्र में ये भी बात कही गई है कि चाकू, छुरी से लेकर परमाणु बम तक अभी आज की स्थिति में हमारा उन पर हक है, यानी हम जहां चाहते हैं वहां उनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये गूंगे हथियार हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऐसा नहीं है। वो जो है खुद अपनी बुद्धि रख रहा है, इसलिए उसको आपकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम धीरे 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 एआई पर डिपेंडेंट होते गए तो वो इंसान की जगह खुद लेगा और फैसला करेगा। तो ये एक गंभीर चेतावनी है। आर्टिफिशियल के जो इंटरनेशनल जानकार हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, येशुआ बेंजियो, सैम आल्टमन, इलान मस्क, मुस्तफ़ा सुलेमान, जेफरे हिंटन, इन सब ने ये चेतावनी दी है कि ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर देगा, हमारी इंसानियत के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। कोई भी तानाशाह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करके अपना आतंक या खौफ तो पैदा कर सकता है, लेकिन वो एआई को कैसे आतंकित करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि है। बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 कहानी छोटी छोटी मैं सुनाता हूँ आपको। इसमें संकेत हैं। लगभग 107 साल पहले अमेरिका की सेना, 1918 की बात है, अमेरिका की सेना फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद करने के लिए लड़ रही थी। तो हुआ ये कि 500 उसके सैनिक अमेरिकी फौज के एक ऐसी ज्योग्राफिकल पोजीशन पर फंस गए जहां जो आर्मी का जो वो ग्रुप जो कवर फायर देता है, वो कवर फायर देने के लिए वो उसके सामने आ गई। यानी अर्थ उसका ये हुआ कि अपने ही देश की आर्मी, अपनी ही कवर फायर देने वाला तोपखाना अपनी ही आर्मी को मारने लगा। और तब क्या हुआ
तब यह हुआ कि बटालियन के जो कमांडर मेजर चार्ल्स थे, उनको मुख्यालय खबर भेजनी थी। तब ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई टेलीफोन इस तरह का था, ना कोई वायरलेस था, ना कोई ऐसा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कोई ऐसे संदेश भेजने के तरीके थे। कोई दौड़ के भी वहाँ उस तोपखाने तक नहीं जा सकता था। उन्होंने क्या किया, आर्मी लोग जानते हैं कि पुराने तरीके भी अपनाती है, तो उस समय कबूतरों के जरिए संदेश भेजे जाते थे। तो एक आर्मी का कबूतर था, उसका नाम था सर एमी। तो मेजर ने एक पर्चा लिखा, उस सर एमी कबूतर के दाहिने पैर में बांध दिया कि हम 276.4 के समानांतर सड़क पर हैं और हमारा तोपखाना हमारे ऊपर ही गोले बरसा रहा है, ऐसे में हम सब मारे जाएंगे। उसने कबूतर के दाएं हाथ में बांध के उड़ा दिया। कबूतर पहुंचा, करीब 40 किलोमीटर की दूरी उसने 45 मिनट में तय की और सबकी जान बच गई। लेकिन उसके बाएं पैर में एक बम फटा और उसका बायां पैर उड़ गया, लेकिन चूंकि वो आर्मी का कबूतर था इसलिए उड़ता रहा और उसने उस सबकी जान बचा ली। इस कहानी में जो संदेश छिपा है वो आप समझिएगा, क्योंकि समय कम है, अन्यथा मैं और इसको आगे बढ़ता। लेकिन बाद में इस कबूतर ने अमेरिका में उस पर फिल्में बनी, उसको हीरो बन गया, वो देश का नायक बन गया वो कबूतर। एक और कहानी में सुनाता हूं। 2021 यानी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है। संसार में सबसे ज़्यादा राज करने वाली रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वो उनकी हत्या का प्रयास किया। एक लड़का था भारत का, जसवंत सिंह चहल। वो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी और उसने उसको प्रोवोक किया कि वो तीर कमान लेकर के महल में चला गया और वो मारने की कोशिश करने लगा। तो बाद में पकड़ा गया, 9 साल की उसको कैद हुई। अभी उसका इलाज चल रहा है, अभी उसकी जेल उसको घोषित हो चुकी है। तो ऐसे उसका गर्लफ्रेंड का नाम था साराई, आप सब लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है, और ये बात मैं अब जल्दी से, मुझे लगता है 3 घंटी बजी हैं तो शायद उनमें से मेरे लिए होगी। तो सोशल मीडिया की बात करता हूँ। एक बार सोचिए कि महात्मा गांधी जो थे, 100-150 साल पहले की बात, जब वो आए थे 1915 में अफ्रीका से, और 1920 तक ये हाल हो गया कि वो जहाँ जाते थे तब ना तो बसें थीं, ना रेलें थीं, ना कोई इंटरनेट था, ना टेलीफोन थे, ना साधन थे, और लाखों लोग उनकी सभा में बिना कम्युनिकेशन के पहुंचते थे। क्या कारण था, कैसे पहुंचते थे, ये सोचने वाली बात है। और मैं कहूँगा कि वो गांधी जी का नैतिक बल था और उनका अपने सिद्धांत और आदर्श थे। जब आपकी नज़र, नियत, मंशा साफ होती है तो आपके पीछे लाखों लोग, ये देश पागल होता है। सोशल मीडिया आज जो हम देख रहे हैं वो किसी दूसरे रूप में है। अच्छे रूप भी हैं और बदले हुए रूप भी हैं। अच्छा ये है कि पलक झपकते ही हम सूचनाएं एक छोर से संसार के दूसरे छोर में पहुंचा देते हैं। फोटो, वीडियो, तमाम तरह के जो हमारे दस्तावेज पहुंच जाते हैं। लेकिन ख़तरनाक ये है कि अगर उसमें कोई शरारत की जाए, विध्वंसात्मक कोई सूचना दी जाए, गलत सूचना दी जाए, तो फिर मुश्किल हो जाता है और उसका बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है समाज में। और हमने देखा भी है, भारत में भी हमने देखा है कि जो एक ज़माना था जब देश को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत थी, हमने हालिया वर्षों में देखा है कि उसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो और कई देशों में लोकतंत्र बचाने के लिए, ट्यूनीशिया में हमने देखा, मिस्र में हमने देखा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए भी सोशल मीडिया, फेसबुक और इन्होंने
बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन आप एक उदाहरण मैं आपको कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए 100 साल पहले, जैसे मैंने गांधी जी का जिक्र किया, उस समय हमारे क्रांतिकारी अपनी बात कहने के लिए कैसे लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि प्रतिबंध था गोरी हुकूमत की तरफ से, तो वो पोइट्री में कम्युनिकेशन करते थे। वो सोशल मीडिया का एक ऐसा सकारात्मक रूप था जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और वो देखिए पोइट्री में कैसे मैसेज देते थे। मैं आपको 1-2 लाइनें उसकी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इश्क का नगमा, इश्क यानी वतन के प्रति प्रेम, इश्क का नगमा जुनूं के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। ये बात थी। और अंत में अपनी बात में समाप्त करता हूं एक सवाल से कि इस देश जो मैं लगभग 24 विश्वविद्यालयों में जाता हूं, और आप जब एक भारतीय छात्र संसद में यहाँ खड़ा हूं तो एक सवाल आपको करके जा रहा हूं, उत्तर भी देके जाऊंगा कि ये बताइए कि हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, हमारा संविधान देश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाता, क्यों उसकी नहीं लगाया गया हमारे संविधान के जानकारों ने? उत्तर यह है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा में इस बात की चर्चा हुई कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो राज्यपाल उसका मुखिया है, और राज्यपाल अगर तानाशाह हो जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति है। लेकिन कल के रोज अगर राष्ट्रपति तानाशाह हो जाए, निरंकुश हो जाए, तो वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं है। और इसीलिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। आज जिन लोगों को हमने सुना, भारत के संविधान, भारत की संसद और भारत के लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सुनहरा भविष्य लोकतंत्र का है, और हम आप सबके लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं। चूंकि भारतीय छात्र संसद से मेरा एक इमोशनल रिलेशन है, इसलिए मैं अपनी ओर से भी आप सभी के प्रति, श्रद्धेय विश्वनाथ कराड़ जी के प्रति, आदरणीय भाई राहुल कराड़ जी के प्रति और मौजूदा लीडर चिटनीस जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। धन्यवाद।